हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन्स टू माय चैनल। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे ऑन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए जब आप रिवीजन करना चाहते हो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे एक ओवरव्यू डालना चाहते तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. ये कुछ डेफिनेशन ली है मैंने कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें से मैंने पूरी डेफिनेशंस नहीं ली है जूरिस्ट की, ओनली कीवर्ड्स लिए हैं जो आपको याद रहेंगे तो आपको वो डेफिनेशन किसने लिखी है ये आपको जल्द से याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। Definition of Oppenheim is a body of customary and treaty rule। तो ओपेनहेम ने क्या कहा है इंटरनेशनल को लॉ को बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल। ब्राइली बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस किसने कहा है ये मैं कीवर्ड्स याद रखने हैं। Stotzenghel body of rules of law and applied within the international community on society of state। हैकवर्थ ने क्या कहा है बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट। बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट। ग्रे the conduct of states in their intercourse with each other। the conduct of states in their intercourse with each other। Hall rules of conduct which modern civilized state। Hall rules of conduct which modern civilized state। Kelson conduct of that states in their intercourse with one another। Kelson ने conduct of that state in their intercourse with one another। Austin international law is not a true law, it is only positive international morality। ओके नेक्स्ट एक बार अच्छे से देख लो। ह्यूगो ग्रोटियस बुक्स उन्होंने लिखे हैं मे लिब्रियम डी जूरो बेली एक्ट पैसिस मीन्स द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। कॉल हिम द फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन। उन्हें क्या कहा जाता है ह्यूगो ग्रोटियस को फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन। द फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन। ये दोनों भी सेंटेंसेस अगर आते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी ये वही आते हैं ह्यूगो ग्रोटियस फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन एंड द फादर ऑफ लॉ नेशंस। नेक्स्ट है theories as to law of nature and theory of positivism। theories as law of nature and theory of positivism। दो theories है यहाँ पे, theories of law of nature and theory of positivism। theory of nature, supporters of this theory open that international law is part of the law of nature। इसके सपोर्टर्स लॉ ऑफ नेचर, थेरीज ऑफ लॉ ऑफ नेचर के सपोर्टर्स क्या कहते हैं तो दिस इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ह्यूगो ग्रोटियस द फर्स्ट पर्सन हु प्रोपाउंडेड दैट ऑल स्टेट्स वुड बी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड वुड बी रेगुलेटेड बाय इफ एट एन इंडिविजुअल। पॉजिटिविज्म theory of positivism is based on positiveness। According to it, a law enacted an appropriate legislative authority in binding। Main exponent of this theory, banker Schuch, Hegel, Anzalotti। Spelling Anzalotti। Okay, theories of law of nature and theory of positivism। Next है doctrine of basic rights and duties of state। ये डॉक्टरिन क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज कन्फर्म ऑन एवरी सिटीजन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एवरी स्टेट in the international law is conferred with certain rights and duties। This is called the doctrine of basic rights and duties।
जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज एवरी सिटीजन को दिए हैं डेमोक्रेटिक कंट्री ने, एवरी स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ इज कन्फर्ड विथ सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। दिस डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेस मैंने सेक्शन के साथ लिए हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे, तो एक बार ओवरव्यू करना है कि कौन से सेक्शन कौन सा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन आर्टिकल 38(1)(a) फर्स्ट है कन्वेंशन, याद रखना है। इंटरनेशनल कस्टम 38(1)(b) जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन आर्टिकल 38(1)(c) decision of judicial arbitral tribunal and juristic work article 38(1)(d) decision of determination of the organs of international institution 38(1) equity and justice 38(2). ये याद रखना है, इक्विटी एंड जस्टिस जो है 38(2) सबसेक्शन 2 में कहा गया है, तो 38(1). बाकी जो है ABCD कस्टम का याद रखना है, कस्टम बी है, अगर ऑप्शन में कन्वेंशन ये ए है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट सी है। डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स एंड ज्यूरिस्टिक वर्क डी है। ओके, नेक्स्ट codification of international law was started at the end of 18th century. It was originated by Bentham. कोडिफिकेशन जो है उसको किसने किया था? फर्स्ट टाइम बेंथम ने किया था। कब शुरू हुए? 18th सेंचुरी में। तो मेरिट्स ऑफ कोडिफिकेशन कौन कौन से है? सर्टेनिटी, कस्टम, यूनिफिकेशन, अवॉइड्स। MCQs में पूछा जा सकता है कौन कौन से मेरिट्स है कोडिफिकेशन, याद रखना है सर्टेनिटी, कस्टम, यूनिफिकेशन, अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, देयर आर 5 थेरीज। इस पे 5 थेरीज है विच एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। देयर आर 5 थेरीज, याद रखना है। रिलेशंस पे इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के रिलेशन पे 5 थेरीज है। मोनिस्टिक थेरी, ड्यूलिस्टिक थेरी, स्पेसिफिक एडॉप्शन थेरी, ट्रांसफॉर्मेशन थेरी, डेलीगेशन थेरी। मोनिस्टिक थेरी, ड्यूलिस्टिक थेरी, स्पेसिफिक एडॉप्शन थेरी, ट्रांसफॉर्मेशन थेरी, डेलीगेशन थेरी। नेक्स्ट है subjects of international law and place of individual in the international law. There are 3 theories है इस पे भी subject of international law. There are 3 theories. States alone are subject of international law. Individuals alone are subject of international law. And last theory है states, individuals and certain non-state entities are subject of international law. Individuals and certain non-state entities are subject of international law. तो थर्ड थ्योरी है स्टेट इंडिविजुअल्स एंड सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पर्सी कॉर्बेट बुक है उनकी, ग्रोथ ऑफ लॉ। ये बुक याद रखना है, कभी कभी पूछी जा सकती है। पर्से कॉर्बेट बुक कौन सी लिखी है उन्होंने? ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड लॉ। नेक्स्ट है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंजुरी टू एलियंस, state responsibility for acts of government of or organ, state responsibility for contracts with foreigners, state responsibility for breach of treaty, state responsibility in respect of expropriation of alien property, state responsibility for the acts of multinational corporation, environmental law। ये state responsibilities है। नेक्स्ट है थेरीज ऑफ रिकॉग्निशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेरीज ऑफ रिकॉग्निशन
Recognition means acknowledgement of the status of an independent state. Recognition किसे कहते हैं? Recognition means acknowledgement of the status of an independent state. Essentials of state कौन कौन से है? Permanent population, defined territory, a government, capacity to enter into international relation. तो theories of recognition देखेंगे हम. पहले रिकग्निशन मीन्स क्या? रिकग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट. इसेंशियल्स ऑफ स्टेट कौन से है? परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, अ गवर्नमेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस. नेक्स्ट है थेरीज ऑफ रिकग्निशन. 2 थेरीज है, याद रखना है. कॉन्स्टिट्यूटिव थेरी एंड इसके प्रोपाउंडर्स है हेगेल, हॉलैंड, एंज़ेलोटी एंड ओपेनहेम. ही एंड हो, ओके, एंड ओपन हो. शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं. थेरीज ऑफ रिकग्निशन कॉन्स्टिट्यूटिव थेरी, प्रोपाउंडर्स है हेगेल, हॉलैंड, एंज़ेलोटी, ओपेनहेम. According to this theory, recognition is necessary condition to create statehood and personality. ये theory क्या कहती है? Recognition is necessary condition to create statehood and personality. ये याद रखना है. कौन कौन इसके प्रोपाउंडर्स है? हेगल, हॉलैंड, एंज़ेलोटी, ओपेनहेम. ओके, ही एंड इसमें शॉर्ट वर्ड में ही एंड जी ओपेनहेम. ओके, थेरीज ऑफ रिकग्निशन क्या कहती है थेरी? अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, रिकग्निशन इज अ नेसेसरी कंडीशन टू क्रिएट स्टेटहुड एंड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट है डिक्लेरेशन थेरी, और उसे क्या कहते हैं? और इविडेंशनरी थेरी. डिक्लेरेटिव थेरी और इविडेंशनरी थेरी. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, रिकग्निशन ऑफ अ स्टेट इज अ फॉर्मल वन. इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट is a mere question of fact. Recognition of a state is formal one. ये क्या कहती है? Formal है recognition. It has no legal effect as the existence of a state is a mere question of fact. Propounder है इसके हॉल, वैगनर, ब्राइली, पीट, कॉबेट, फिशर. हॉल, वैगनर, ब्राइली, पीट, कॉबेट, फिशर. नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिकग्निशन. देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिकग्निशन. दे आर डी फैक्टो रिकग्निशन एंड डी ज्यूरे रिकग्निशन. 2 फैक्ट्स है, 2 मोड्स है रिकग्निशन के, डी फैक्टो रिकग्निशन एंड डी ज्यूरे रिकग्निशन. डी फैक्टो रिकग्निशन इज अ प्रोफेशनल रिकग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट टू अ न्यू स्टेट. It is first stage of recognition. It is an actual recognition but may be withdrawn by recognizing state at any time. De facto recognition is professional recognition of existing states to a new state. It is the first stage of recognition. It is an actual recognition but may be withdrawn by recognized state at any time. De jure recognition is final, complete and lawful. De jure recognition जो होता है is final, complete and lawful. Diplomatic representatives are exchanged. It is final recognition. De jure recognition may be given directly. Sometimes it may be confirmed after de facto recognition. To have de jure recognition, a state must possess the essential characteristics, namely population, territory, government and capacity to maintain international relations. तो क्या क्या होना चाहिए डी ज्यूरे रिकॉग्निशन लिए? इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन से है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशंस. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रीटीज टू शू एंड बी शूड, immunity and privileges, state succession, membership in UN.
डिप्लोमेटिक कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन ट्रीटीज टू शू एंड बी शूड इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस स्टेट सक्सेशन मेंबरशिप इन यूएन। नेक्स्ट है state succession. The law of state succession is embedded in the principle of continuity of state. The government may be changed, but the state remains unchanged and its rights and liabilities are also remained. गवर्नमेंट चेंज भी हो गई तो उसके स्टेट के क्या रहते हैं, rights and liabilities are also remained unchanged, and its help is the international cooperation in business relation etc in good faith. It serve international peace and security. Kinds of state succession है, there are two kinds of state succession. There are universal succession and partial succession. कितने टाइप्स के succession है तो there are two types of succession, universal succession and partial succession. Universal succession means if the legal identity of a community is completely destroyed, there is also to be total succession or universal succession. Universal succession means क्या, आइडेंटिटी जो है लीगल आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती है। और पार्शियल सक्सेशन मीन्स इफ द टेरिटरी इज लॉस्ट while personality and legal responsibility remain unimpaired, the process is described as partial succession. ये टोटली डिस्ट्रॉय होती है यूनिवर्सल सक्सेशन में कंप्लीट, और पार्शल में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन एंड इम्पेयर्ड, द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज एन पार्शल सक्सेशन। नेक्स्ट है circumstances in which universal succession arises. Circumstances in which universal succession are subjugation, voluntary merger. Circumstances in which partial succession arises, achieving independence, secession, purchase, फेडरेशन, रेफरेंडम। रिपीट करती हूँ एक बार और पॉइंट्स। circumstances in which universal succession arises, subjugation, voluntary merger. Circumstances in which partial succession arises, achieving independence, secession, purchase, federation, referendum. नेक्स्ट है intervention. Intervention means country interfere the affairs of another country by means of force or by other means. Intervention हमें किसे कहेंगे, means एक country interfere the affairs of another country by means of force or by other means. Intervention के grounds कौन कौन से है, self defense, humanitarian ground, enforcement of treaty right, intervention to prevent illegal intervention, balance of power for protection of persons and their property, collective intervention, intervention to maintain international law, intervention in civil wars. Okay, these are grounds for intervention. कौन कौन से है, सेल्फ डिफेंस, humanitarian ground, enforcement of treaty rights, intervention to prevent illegal intervention, balance of power for protection of persons and their property, collective intervention, intervention to maintain international law, intervention in civil wars. Doctrine of technical extension of territorial jurisdiction. This doctrine it's explained in two principles. They are the subjective territorial principle and objective territorial principle. जो doctrine of technical extension of territorial jurisdiction, this doctrine it explain टू प्रिंसिपल. कौन से टू प्रिंसिपल है इसके, सब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल. नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ कन्फर्स एग्जम्पशन एंड इम्यूनिटीज फ्रॉम territorial jurisdiction on certain individuals and entities. These are called immunities from territorial jurisdiction. They are कौन कौन से immunities और
exemption and immunities है. They are diplomatic agents, foreign sovereigns, public properties of foreign sovereign state, international organization, extradition treaties, foreign troops, warships and their crew. तो कौन कौन सी इम्यूनिटीज और इंटरनेशनल लॉ कन्फर्स एग्जम्पशन एंड इम्यूनिटीज फ्रॉम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन of certain individuals and entities. These are called immunities from territorial jurisdictions. तो कौन कौन सी है? डिप्लोमेटिक एजेंट्स, फॉरेन sovereigns, public properties of foreign sovereign state, international organization, extradition treaties, foreign troops, warships and their crew. International servitudes. Servitude is a right in respect of land or other property in virtue of which the property is subject to use for enjoyment in a specified way by another person. That means servitude. Kinds of servitude है. There are 4 kinds of servitude: positive servitude, negative servitude, military servitude and economic servitude. State territory. The land around a town, domain, district, country and belonging to or under the jurisdiction of state, sovereign or other body. स्टेट टेरिटरी हम किसे कहेंगे? जो लैंड अराउंड अ टाउन, डोमेन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री बिलोंगिंग टू और अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ स्टेट, सोवरन और other body. Modes of acquiring territory: occupation, prescription, acquisition, cession, annexation or conquest, pledge, plebiscite, परचेस, न्यूली बॉर्न स्टेट्स एंड एग्रीमेंट्स. कौन कौन से मोड्स ऑफ एक्विजिशन है ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में. 2-3 दिए जाएंगे तो ये पूरे याद कर लेना है. ऑक्यूपेशन, प्रिस्क्रिप्शन, एक्रिशन, सेशन, एनेक्सेशन और कॉन्क्वेस्ट, प्लेज, प्लेबिसाइड, परचेस, न्यूली बॉर्न स्टेट एंड एग्रीमेंट. मोड्स ऑफ लॉस ऑफ टेरिटरी: सेशन, subjugation, operation of nature, prescription, occupation, dereliction, revolt, granting of independence to country by the imperialist state, lease, pledge, plebiscite, परचेस. ए है मोड्स ऑफ लॉस ऑफ टेरिटरी. कौन से? सेशन, सब्जुगेशन, ऑपरेशन ऑफ नेचर, प्रिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, dereliction, revolt, granting of independence to country by the imperialist state, lease, pledge, plebiscite, purchase. Next है nationality. Devotion to one's own nation. Nationality means loyalty towards particular state. Nationality means devotion to one's own nation. Nationality means loyalty towards particular state. Modes of acquisition of nationality: by birth, by naturalization, by subjugation, by cession, by migration. कौन कौन से मोड्स है एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी? हमें नेशनलिटी कैसे मिलती है? बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय सब्जुगेशन, बाय सेशन, बाय माइग्रेशन. लॉस ऑफ नेशनलिटी बाय रिलीज. नेशनलिटी लॉस कैसे होती है? बाय रिलीज, बाय डिप्रीवेशन, बाय रिन्यूसिएशन, बाय सब्सटीट्यूशन, बाय लॉन्ग स्टैंडिंग रेसिडेंट. बाय रिलीज, बाय डिप्रीवेशन, बाय रिन्यूसिएशन, बाय सब्सटीट्यूशन, बाय लॉन्ग स्टैंडिंग रेसिडेंस.